नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रवाह में। तो 12th क्लास के बच्चों ने दिया है आज अपना हिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम और अब आप लोग ढूंढ रहे हो एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बताए गए हों आपके क्वेश्चंस के राइट आंसर। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं बेटा, शिक्षा प्रवाह पर बने रहें। यहाँ पर आपको मिलेंगे अपने सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, वो भी थोड़ी सी ही देर में। तो क्वेश्चन पेपर रखेंगे साथ में और मिलान करते जाएंगे अपने सही आंसर का। सेट नंबर 3 के क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया है मैंने। तो जो सेट 2 और 1 वाले बच्चे हैं वो अपने क्वेश्चंस को ऐसे ऊपर और नीचे करके टैली कर लीजिएगा क्वेश्चंस के साथ ही, ठीक है बेटा। तो अब वैसे मैं अलग अलग सेट का सॉल्यूशन भी डाल ही सकती हूँ, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चंस एक ही हैं तो क्यों ही 2 वीडियो को और डालना। और बाकी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो शुरू कर रहे हैं बेटा हम लोग अपना आप लोग क्वेश्चन पेपर और पेन अपना साथ में रखेंगे, टिक लगाते जाएंगे राइट आंसर पर। इससे पहले मैं आंसर्स बताना शुरू करूं तो करना है आपको एक छोटा सा काम कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह से अपने बाकी सब्जेक्ट्स के आंसर्स देखने के लिए पेपर सारे हो गए हैं तो रिज़ल्ट अपडेट के लिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना है। आप लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वही होता है मोटिवेशन इसी तरह से और वीडियोज़ को बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से ब्रिटिश अधिकारी की पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जैसे वो एक चिकित्सक थे, ठीक है, और 1794 से 1815 के बीच भारत आए थे। बंगाल में उन्होंने चिकित्सक का काम भी किया था, ठीक है, और वो सर्जन रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली के, और कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की उन्होंने स्थापना की थी। तो बहुत सिंपल सा आंसर है जो चौथा ऑप्शन दिया है उससे, ऑप्शन बी फ्रांसिस बुकानन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, मतलब कौन सा इनमें से सही है। तो तमिलनाडु में चोल थे, वारंगल में होयसाल था और दक्कन के सुल्तान थे और उड़ीसा में गजपति थे। तो इसमें से होयसल जो था वो आपका विजयनगर में था, ठीक है, वारंगल में नहीं था। तो बस एक सेकंड वाला ऑप्शन अगर हम काट दें तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है और ये जा रहा है आपके ऑप्शन सी की तरफ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे एक मंदिर की फ़ोटो दी गई है और आपसे पूछा है कि यह कौन सा मंदिर है। तो ये है बेटा आपका ऑप्शन सी विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, ये विरूपाक्ष मंदिर की फ़ोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है वो बच्चों के लिए है जो वो ऐसे आपको एक चित्र दे दिया ना, यहाँ पर ऐसे मंदिर की फ़ोटो दे दी और पूछा है। तो जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए था कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश इसमें से कौन सा था। तो बेटा इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए संगम वंश, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्णदेवराय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे तुलुव वंश के थे, ये है यहाँ पर। बी उनके शासन की विशेषता, विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। सी उन्होंने कृष्णापुरम नामक एक उपनगर की स्थापना करी थी, यही गलत है। राजकला पर उनका कार्य अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी पर, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन सी ही है जो गलत है, क्योंकि उन्होंने जिस नगर की स्थापना की थी उसका नाम था नगरपुरम, ठीक है, ये इसका ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किन फसलों को मुगल साम्राज्य में जिन्स ए कामिल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी चावल और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इतिहासकारों ने परंपराओं को जानने के लिए संतों की जीवनी का चित्रण किया, हाँ ठीक है। कई मान्यताओं और प्रथाओं को महान और लघु संस्कृत पौराणिक परंपराओं का नाम दिया गया, इसको हम डाउट पे छोड़ते हैं। थर्ड है, भक्ति परंपराओं को 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गित किया गया, बिल्कुल सही है, सगुण और निर्गुण दोनों। निर्गुण भक्ति में गुणों के साथ भगवान की पूजा की जाती थी।
तो ऑप्शन 4 भी बेटा डाउट में रखा जाता है, वैसे की जाती थी जहाँ तक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसका आंसर आप लोगों को बता रहे हैं ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो सकता है और बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। 7 है, निम्नलिखित में से किस देश से अफानसी निकेतन संबंधित था? तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी, पुर्तगाल। नेक्स्ट है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्ध का जन्म सांची में हुआ, बिल्कुल गलत है। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। दूसरा है, बुद्ध ने लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी गलत है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। तीसरा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोध गया में दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और तीसरा है, चौथा है कि बुद्ध ने कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया। हाँ, महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा बेटा नंद वंश। नंद के बाद सेकंड नंबर पे मौर्य, मौर्य के बाद 3 पे शुंग और 4 पे गुप्त। तो पहला यानी कि फर्स्ट होना चाहिए पहला, और सेकंड होना चाहिए थर्ड, यानी कि हम पढ़ रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस एक बुक थी जो उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा हमारा राव ने लिखा था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो फर्स्ट का हो गया थर्ड एंड डी का हो गया 4। तो हम जा रहे हैं ऑप्शन ए पर। ठीक है बेटा, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं? महर्षि पाणिनि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और बी को आर के रूप में दिया गया है, तो आपको बता देना है। सिपाहा आबादी पुस्तक मुगलों के सैन्य और नागरिक प्रशासन पर महत्वपूर्ण किताब थी। और सेकंड है, किताब में मनसबदारों, कवियों आदि जैसे शाही अधिकारियों की लघु जीवनियाँ शामिल थी। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा भी सही है। तो इस तरह से सही व्याख्या है, हम जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ। तो 12th का ए इसका सही आंसर होगा। 13 है, 1850 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल आर्मी की पोधशाला बोला गया? तो वो इसका सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी, अवध। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, और विकल्प कुछ दिए हुए हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किया, और जीबी पंत कानूनी सलाहकार थे, तो यही सही है, जीबी पंत कानूनी सलाहकार थे। इसके अलावा अगर और क्वेश्चन पढ़े तो सरदार पटेल संवैधानिक सलाहकार थे, के एम मुंशी को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही विकल्प का चयन करना है। 15 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया? तो ये तो एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है, रुद्र दमन। 15 का बी। 16 है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सातवाहन शासन करते थे? तो बेटा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में। 17 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सांची स्तूप के संरक्षण पर काम किया? तो वो है ऑप्शन डी, शाहजहां बेगम। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसके अंदर आपको सुमेलित करना है। तो पेन उठा लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जाएंगे हमारे उद्देश्य प्रस्ताव पर इन्होंने काम किया। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, और बी.एन. राव संविधान के सलाहकार थे। तो इस तरह से पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, हम पढ़ रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन दिया गया है, तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। बिल्कुल सही। अंग्रेजों ने लोगों को बिना जांच के जेल में डालने हेतु शासन को अधिकृत किया। बिल्कुल, दोनों चीज़ें यहाँ पर सही बताई गई हैं, लेकिन जो दोनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे की व्याख्या सही से नहीं कर पा रही हैं। तो हम जा रहे हैं ऑप्शन बी पर, 19 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की, तो गांधारी के पति थे धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के राजा भी थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, निम्नलिखित विकल्पों से 1857 के विद्रोह की घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले शुरू हुआ था क्या, मेरठ में विद्रोह का आरंभ, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा फोर्ट। उसके बाद अवध में वेल्सली द्वारा सहायक संधि शुरू की गई, फिर नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ किया गया और फिर अवध में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया एक मुश्त राजस्व बंदोबस्त। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बेटा। इसके बाद बेटा अब शुरू हो गए हैं आपके कुछ 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न। सभी प्रश्न आसान थे, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। जैसे अभी हड़प्पा वाला नगर योजना का वर्णन, मतलब ऐसे फ्रंट का जो उनकी नगर योजना थी वो ऐसे 90 डिग्री कोण पर बेस थी, चौकोर मकान हुआ करते थे, हर घर में स्नानागार होता था, ठीक है। जो फ्रंट वाली जो रोड थी वो 9 फुट चौड़ी होती थी, गली पर दोनों तरफ दरवाजे होते थे, मतलब घर की पीछे की दीवार के पीछे से दूसरा मकान शुरू नहीं होता था। यही सब कुछ आपको यहाँ पे से एक्सप्लेन करना था। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी केस स्टडी की तरफ। इसको आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि अखबार में दी गई रिपोर्ट दक्कन के ग्रामीण इलाकों के बारे में क्या दिखाती है। तो बस यही है कि जो वहाँ के लोग थे वो परेशान थे, और उनको परेशान किन्होंने कर रखा था, वहाँ के साहूकारों ने परेशान कर रखा था। वो उनसे ज़बरदस्ती के कर वसूली करते थे, अगर वो कर नहीं देते तो उनकी ज़मीन को हड़प लिया जाता था। सेकंड है, साहूकारों के खिलाफ रियायतों के विद्रोह के कारणों की जांच कीजिए। तो हाँ बिल्कुल, रियायतों का विद्रोह हुआ था और ये काफ़ी फिर धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों से बाहर निकल गया था, और ये विश्वव्यापी एक तरह से मतलब काफ़ी ज़्यादा फैल गया था इसका, और फिर बाद में गांधी जी भी इसके सपोर्ट में आए थे। 3 उन तारीखों की परख कीजिए जिनके माध्यम से रियायत अंग्रेजों की तरीकों की। तो एक तो आपके यहाँ पे ही दे रखा है कि वो लोग क्या करते थे, गांव की सीमाओं पर खड़े हो जाते थे, जिससे कि देखते रहें कि कोई सरकारी अधिकारी आ तो नहीं रहा है करके, ठीक है। इसके बाद आपका ये है थेरी थेरा गाथा, है ना, जिसके अंदर वो महिला है पुन्ना, तो वो आध्यात्मिक अनुभव की अंतर्दृष्टि किस प्रकार प्रदान करता है। तो बिल्कुल उनको आध्यात्मिक अनुभव था, जब वो उस ब्राह्मण से बात कर रही हैं और वो ब्राह्मण से कह रही हैं कि तुम ऐसे ठंड में क्यों खड़े रहते हो, तो ठंडे पानी में मेरी तो मजबूरी है कि मेरे को खड़े होना पड़ता है क्योंकि मुझे ऐसे दंड मिलेगा या तनख्वाह काट ली जाएगी, जो भी है, तो तुमको तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब वो बोलता है कि मैं तो ऐसे अच्छे कर्म करने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए ऐसे। तो उसने बोला कि तो फिर ठीक है, फिर तो जो कछुए सांप किस चीज़ से पता चलता है, जब वो उस ब्राह्मण को बताती हैं कि इस तरह से, तो फिर कछुए सांप मछली जो पानी में रहते हैं वो तो दिन भर नहाते रहते हैं, पानी से पाप धोते रहते हैं, तो उनको तो कुछ कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस चीज़ से पता चलता है कि उनका जो आध्यात्मिक अनुभव था वो काफ़ी विकसित था। सेकेंड है, एक जागृत आत्मा के रूप में पुन्ना किस प्रकार प्रतिबिंबित होती हैं। तो वो ठीक है, वो बहुत ही जैसे प्रैक्टिकल होती हैं, चीज़ों को समझती हैं और एक पाप और पुण्य के फेर में नहीं पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, जो उनको ठीक लगता है वो उस तरह से करती हैं, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते थे। तीसरा है, स्रोत से बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं स्पष्ट होती हैं। इससे यह होता है कि हमें अंधाधुनुकरण नहीं करना चाहिए, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें अपनी परंपराओं में बंध करके उस काम को नहीं करना चाहिए, बल्कि वो काम हम इसलिए कर रहे हैं और उस काम का ये महत्व है, ये समझते हुए हम कर सकते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाएं हम इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जागृत आत्मा के रूप में पुन्ना किस प्रकार प्रतिबिंबित होती हैं। तो ठीक है, वो मतलब जो चीज़ों को लेकर के उनकी सोच है उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि वो एक जागृत आत्मा के रूप में प्रतिबिंबित हैं।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों को पुण्य और पाप में नहीं घुस रही होती हैं। क्या सही है क्या गलत है उसके आधार पे वो अपने कर्मों का निर्धारण करती हैं। 3 है, इस स्रोत से बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं स्पष्ट होती हैं? तो व्यवहारिक ज्ञान वाली शिक्षा हमें इस स्रोत से पता चलती है, जो कि व्यवहारिक ज्ञान एक बुद्ध ने अपनी शिक्षा में दिया था। इसके बाद आपका जो इब्न बतूता वाली कहानी है उसके क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा बेटा, बहुत ऐसे सिंपल ही लग रहे हैं और आपने लगभग कर ही दिए होंगे। तो राजनीतिक रेखा मानचित्र पर आपको दिखाना है सांची एक स्तूप। तो सांची स्तूप हम लोग मानचित्र में यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश आपको नज़र आ रहा है और मध्य प्रदेश में ये यहाँ पर हम लोग सांची स्तूप दिखा सकते हैं। ठीक है, सांची स्तूप। सेकंड में बेटा आपसे पूछा गया है यहाँ पे धोलावीरा विकसित हड़प्पा स्थल। तो धोलावीरा के लिए हमें गुजरात जाना पड़ेगा और गुजरात में अब हम आ गए हैं धोलावीरा में। यहाँ पर हम धोलावीरा दिखा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपसे तीसरा जो है वो पूछा गया है दिल्ली, शाहजहानाबाद दिल्ली। तो दिल्ली में आ जाते हैं और दिल्ली में यहाँ दिल्ली में हम यहाँ पर शाहजहानाबाद दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद बेटा आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट, यानी कि या तो आप शाहजहानाबाद दिखाएं या तो गोलकुंडा दिखाएं। तो गोलकुंडा हम दिखाएंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आप गोलकुंडा दिखा सकते हैं। ठीक है, गोलकुंडा वैसे काफ़ी बड़ा एरिया था आंध्र प्रदेश में यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब ऐसे जो दृष्टिबाधित वाले बच्चे थे उनके लिए नहीं, आपके लिए भी है। राजनीतिक मानचित्र पर 1857 के विद्रोह के 2 केंद्र, ए और बी बताने हैं आपको, विद्रोह के 2 केंद्र। तो मानचित्र पर वापस जाते हैं। ए तो हो गया बेटा आपका ग्वालियर। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर आ जाएगा। और ऑप्शन बी बेटा आपका आ जाएगा बैरकपुर। ठीक है बेटा, बैरकपुर और ग्वालियर। ठीक है, अब इसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उसमें विकसित हड़प्पा काल के किन्हीं 2 पुरातन स्थलों के नाम। तो दिल्ली आप बता सकते हो, आगरा, फतेहपुर सीकरी, कोई भी 2 क्षेत्र। सॉरी, विकसित हड़प्पा काल के किन्हीं 2 पुरा स्थलों के नाम। तो हड़प्पा काल के जो पुरा स्थल थे उसमें लोथल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चहुंदड़ो हो गया, तो कोई भी 2 आप बता सकते थे। और मुगल साम्राज्य के अधीन मैंने आपको बता दिया अभी, फतेहपुर सीकरी, आगरा या दिल्ली। सेकंड है विजयनगर की राजधानी। तो हम्पी विजयनगर की राजधानी है और 1857 के विद्रोह के 2 केंद्र अभी आपने करे ही हैं जैसे, है ना। इसके अलावा कानपुर है, लखनऊ है, बरेली है, बिहार है, ग्वालियर है। तो बेटा ये था आपका सॉल्यूशन हिस्ट्री का। होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।